प्रिय IAS-PCS एस्पिरेंट्स, मैं डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित हूँ, रिटायर्ड असिस्टेंट कमिश्नर। फिल्में जो होती हैं वो जनजीवन पर और जनमानस पर बहुत प्रभाव डालती हैं। ये आप सभी लोग जानते हैं। इसी प्रकार सरकारी नीतियाँ भी जनजीवन के लिए होती हैं, जनमानस के लिए होती हैं, जनता के लिए होती हैं। वो भी जनता पर बहुत प्रभाव डालती हैं। सरकारी नीतियाँ निश्चित रूप से ऐसी ही बनाई जाएंगी जिससे कि जनता असंतुष्ट न रहे, जनता एंगेज रहे, किसी न किसी काम में एंगेज रहे। अन्यथा खाली दिमाग शैतान का घर होता है, और जब खाली दिमाग होगा तो सरकार के विरुद्ध लोग षड्यंत्र करेंगे, क्रांति करेंगे, आंदोलन करेंगे। तो उनको एंगेज रखा जाए, बिजी रखा जाए। बेटे ध्यान से सुनना, पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। आपके लिए निबंध का मैटर भी इसके अंदर है। कुछ आपको उद्बोधन दिया गया है, कुछ समझाया गया है कि बहुत सी बातों को समझें, जिससे कि आप बच्चे हैं, उन बातों को नहीं समझते हैं और बहकावे में आ जाते हैं, तो समझें उन्हें। पहली बात तो ये कि जो IAS और PCS की जो चांस लिमिट है, जनरल के लिए इतना, SC ST के लिए इतना, OBC के लिए इतना, UP PCS में तो 45 साल की उम्र तक चांस लिमिट, वो जो एज लिमिट है, और चांस लिमिट कोई है ही नहीं SC ST OBC के लिए। तो बेटे ये सब एक विशेष प्रकार की नीति है सरकारी, जिससे कि 21 साल से लेकर और 45 साल की उम्र तक का जो युवा है, अब 45 साल के व्यक्ति को आप युवा कहेंगे या नहीं, ये तो आप फैसला करिए, लेकिन जो युवा या अधेड़ हो चला है, वो सरकार के विरुद्ध कुछ न सोच सके, कोई भी सरकार हो, किसी भी पार्टी की हो, उसके विरुद्ध कुछ न सोच सके, और वो एंगेज रहे किस काम में, क्या कर रहे हैं, UPSC की तैयारी कर रहे हैं, UP PCS की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट PCS की तैयारी कर रहे हैं। कभी प्री निकाल लेते हैं, कभी मेंस निकाल लेते हैं, कभी इंटरव्यू नहीं निकलता, कभी मेंस नहीं निकलता, कभी प्री भी नहीं निकलता। ये इस दुष्चक्र में युवा को उलझा दिया गया है। गलत नहीं है, कारण ये है कि उसी में कुछ लोग चौथे, पांचवें, छठवें, सातवें, आठवें चांस में निकल भी जाते हैं, इसलिए गलत तो नहीं कहा जा सकता। लेकिन आप अपने परिश्रम को ऐसा बनाएं कि आप 2-3 साल की जम के तैयारी करिए और पहली बार में ही निकल जाइए, सिलेक्ट हो जाइए। जब आप तैयारी करते हैं और बिना तैयारी के हर साल एग्ज़ाम देते हैं और हर साल फेल होते हैं, तो डिमोरलाइज भी होते हैं। अब फिल्मों का रोल आ जाता है। एक फिल्म अभी हाल में बनी है, 12वीं फेल। इसमें छिपा हुआ एजेंडा और नैरेटिव है। एक पात्र का बहुत महिमा मंडन किया गया है। समीक्षाओं में मैं उस पात्र की बड़ी तारीफ सुन रहा हूँ। नो डाउट वो पात्र बहुत अच्छा है, गौरी भैया काफ़ी अच्छा पात्र है, उसका चरित्र चित्रण बड़े अच्छे ढंग से किया गया है। लेकिन आप सच्चे मन से एक बात सोचिए कि गौरी भैया नाम का लड़का अपने सारे चांस खो बैठा और कभी सफल नहीं हो पाया। हालांकि वो नवागंतुक जितने नए लोग हैं, या जो लोग फ्रस्ट्रेट हो रहे होते हैं, या जिन्हें किसी चीज़ की दरकार होती है, किसी सहायता की आवश्यकता होती है, वो भरपूर सहायता करता है। बहुत अच्छा व्यक्ति है। उसको इतना अच्छा इसलिए दिखाया गया कि जो लोग कभी भी सिलेक्ट न हो पाए, वो अपना दोष कोचिंग पे न रख पाएँ, अपना दोष सरकार को न दे पाएँ, वो अच्छे ही बने रहें। दिल्ली के मुखर्जी नगर जैसे एरियाज़, हर शहर में ऐसे एरियाज़ हैं। ये एरियाज़ छिपे तौर पर छात्रों के मस्तिष्क में एक जहर भरते हैं। बेटा वो जहर क्या है? जब आप फेल होते हैं तो कायदे से आपको, ध्यान से सुनिए, ईश्वर न करे, लेकिन जब आप फेल होते हैं तो कायदे से आपको अपने फेल्योर के कारणों की समीक्षा करनी चाहिए। 1-2 दिन अपने सारे आंसर्स को चेक करना चाहिए,
उनको चेक करके एक बार को ये तसल्ली से देखना चाहिए कि मैंने बी की जगह सी क्यों लगाया, सी की जगह डी क्यों लगाया, जब ए सही था तो मैंने डी क्यों लगाया। इनकी समीक्षा करनी चाहिए, तो निश्चित रूप से अगली बार आप निकल जाएंगे। लेकिन ये ना करके ये जगहें मुर्शिदी नगर और अन्य प्रकार की जो स्थान हैं, ये आपको ये सिखाती हैं कि आप लोगों से, अपने रिश्तेदारों से, नातेदारों से, अपने माता पिता से, अपने मित्रों से ये कह दीजिए कि एक नंबर से फेल हो गए थे। और अपने साथियों में भी इस बात का बड़ा ही ऊंचा स्थान बनाइए कि आप तो सिर्फ एक नंबर से फेल हो गए थे, वरना कलेक्टर तो थे ही। एक नंबर की ही बात तो थी। इंटरव्यू में भी लोग एक नंबर से ही फेल होते हैं। अक्सर लोगों को आप कहते सुनिए, किसी को मैंने आज तक 2 नंबर से फेल होते नहीं सुना। दिल्ली में जितनी कोचिंग्स चलती हैं, 99.9% कोचिंग्स के अध्यापक अपने को यही कहते हैं कि वो एक नंबर से फेल हो गए थे। कोई कहता है मैं इंटरव्यू में एक नंबर से रह गया था, कोई कहता है मेंस एक नंबर से रह गया था। प्री ज़्यादातर लोग पास होते हैं जो पढ़ाते हैं कोचिंग्स में, प्री निकाले होते हैं, वो भी उसका कोई प्रूफ नहीं है कि उन्होंने निकाला भी है कि नहीं निकाला है। और प्री निकालना कोई योग्यता नहीं है। प्रिलिमिनरी एक स्क्रीनिंग एग्ज़ाम है, यानी आप एग्ज़ाम देने लायक हैं। कौन सा एग्ज़ाम देने लायक हैं? मेंस का एग्ज़ाम देने लायक हैं। इसके लिए स्क्रीनिंग की जाती है, तो वैकेंसीज़ के 10 गुने लोग जो हैं क्वालिफाई करा लिए जाते हैं, बाकी लोगों को हटा दिया जाता है। यानी आप अभी सीरियस नहीं हैं तो आप किनारे हटिए, हवा आने दीजिए और उनको आगे आने दीजिए जो मेंस देने लायक हैं। तो असली परीक्षा तो मेंस है, प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग है, छटनी की परीक्षा है ये। तो प्री पास करना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, क्योंकि प्री पास करने का मतलब ये है कि आप छटनी में नहीं छांटे गए, आप मुख्य परीक्षा देने के योग्य पाए गए, तो आप मुख्य परीक्षा दीजिए। मुख्य परीक्षा में पास होकर साक्षात्कार में फेल हो जाना, नंबर कम रह जाना, ये भी एक बड़ी अजीब सी कहानी है। इंटरव्यू में बेहद कम नंबर लेके लोग पास हो गए हैं और आईपीएस और आईएएस के पदों पर पहुंचे हैं, क्योंकि मेंस में उनके नंबर बहुत ज़्यादा थे। तो फिर इंटरव्यू का मतलब क्या रह गया? और कुछ बच्चे जो मेंस में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, वो जो हैं पास तो हो गए मेंस, लेकिन इंटरव्यू में कम नंबरों की वजह से रह गए। तो इंटरव्यू में बराबर नंबर होने पर भी एक कैंडिडेट पास हो जाता है, सेलेक्ट हो जाता है फाइनली, और एक कैंडिडेट सेलेक्ट नहीं होता है। ये विचारणीय बात है कि नहीं? तो जब कभी असफल हों तो असफलता के कारणों का परीक्षण कीजिए। लोगों से झूठ मत बोलिए। अगर आप 24 नंबर से रह गए हैं तो कहिए कि मैं 24 नंबर से रह गया हूँ, तो आपका मस्तिष्क आपको बताएगा कि बेटा ये 24 नंबर का बैरियर पार करना है। अगर आप 78 नंबर से रह गए हैं, 78 मार्क्स आपके कम हैं, तो क्लियर कट कहिए लोगों से कि मेरे 78 मार्क्स कम थे फर्स्ट पेपर में, इसलिए मैं रह गया, या मैं सेकंड पेपर में रह गया, मेरे मार्क्स 33% नहीं आ पाए, मेरे मार्क्स केवल 21% आए। क्योंकि जब आप इस तरह का नैरेटिव देंगे तो आपका मन आपसे कहेगा कि बेटा इस बार जो है जो कमी रह गई है वो पूरी कर लीजिए। लेकिन जब आप झूठ बोलते हैं कि एक नंबर से रह गए थे, तो आपका मन बार बार वो झूठ सुनते सुनते इस बात का अभ्यस्त हो जाता है कि आप एक नंबर से रह गए थे। तो आपका मन कहता है कि एक नंबर तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है, अगली बार एक नंबर की कमी तो पूरी हो ही जाएगी। परिणाम स्वरूप आप नए सिरे से कुछ एक्स्ट्रा तैयारी नहीं करते, और जब आप एक्स्ट्रा तैयारी नहीं करते तो अगली बार भी फेल हो जाते हैं। तो बेटा ये बात ध्यान रखिए। अब गौरी भैया का महिमा मंडन जो किया गया फिल्म में, वो इसलिए किया गया क्योंकि कोचिंग प्रायोजित फिल्म अगर होगी कोई, तो वो तो महिमा मंडन करेगी ही उन लोगों का जो फेल हो गए। गौरी भैया फेल हो गए, कभी पास नहीं हुए, लेकिन गौरी भैया का चरित्र और किरदार इतना ऊंचा बताया गया कि यानी कि फेल होना कोई बड़ी बात नहीं है, अपना किरदार ऊंचा रखिए। ठीक है, बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ कि आप अपना स्वभाव अच्छा रखिए, लोगों की मदद कीजिए, लोगों को मोटिवेट कीजिए, लेकिन अपने सफलता की कीमत पर नहीं। सफल होइए पहले। फिल्म कहती है कि सफल नहीं भी हैं तो क्या हुआ, आपका किरदार तो ऊंचा है, आपका चरित्र तो ऊंचा है, आप हेल्पर हैं, मददगार हैं, तो आप बहुत ऊंचे हैं। इससे क्या होता है, जो लोग फेल हो गए हैं
वो अपने ऊपर चिंता करेंगे ही नहीं, वो केवल इसमें लगे रहेंगे कि वो लोगों के मेंटोर बने रहें, लोगों को मोटिवेट करते रहें, लोगों को जो है ऊंचा उठाते रहें, लोगों की मदद करते रहें और खुद गड्ढे में पड़े रहें, जबकि खुद पास नहीं हुए। बेटा, जब आप गए हैं किसी ऐसी जगह पर जहाँ तैयारी कर रहे हैं, तो आपका पहला उद्देश्य तो स्वयं सेलेक्ट होना है ना। तो सबसे पहला उद्देश्य आपका स्वयं सेलेक्ट होना चाहिए। कोचिंग प्रायोजित फिल्में तो ये कहेंगी कि आप भले ही फेल हो गए, क्योंकि कोचिंग में ज़्यादातर लोग तो फेल होते हैं और बहुत थोड़े से लोग पास होते हैं। ये तो स्वाभाविक है, जब लाखों लोग बैठेंगे और कुछ 100 लोग निकलेंगे तो रेशियो तो यही है। और बहुत सी कोचिंग्स तो जो बदनाम भी हो चुकी हैं, जिनके ऊपर जुर्माना भी लगाया गया है, जो फर्जी तौर पर सिलेक्शंस को ख़रीदती हैं और उपभोक्ता अदालत ने उनके ऊपर जुर्माना भी लगाया है, अभी आप जानते ही हैं। अब मुझे क्या कहना है, वही कोचिंग्स जब फिल्मों को प्रायोजित करेंगी तो फिर क्या कहेंगी? वो यही कहेंगे कि फ़ेल हो गए कोई बात नहीं, आप अपना चरित्र ऊंचा रखिए, यानी फ़ेल होना कोई गलत बात नहीं है। नहीं, मेरी निगाह में यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो फ़ेल होना गलत बात है। आपको फ़ेल नहीं होना चाहिए। पास होने के तरीके मैं सिखा रहा हूँ, 8 साल हो गए सिखाते हुए। 8 साल से 2016 से मैं सिखा रहा हूँ आपको पास होने के तरीके, क्योंकि मैं सदैव पास रहा हूँ, सदैव सफल रहा हूँ, हर एग्ज़ाम में सफल रहा हूँ, मैंने टॉप किया है, तो इसलिए मैं सिखा रहा हूँ आपको। तो बेटे, इनसे भटकिए मत, फिल्मों से या सरकार की नीतियों से। सरकार ने अगर आपको अनलिमिटेड चांस दिए हैं, आपको 45 साल की उम्र दी है, तो इसका मतलब ये नहीं है, या आपको जो है 40 साल की उम्र दी है, या आपको 32 साल की उम्र दी है, या 32 और 3 35 साल की उम्र दी है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सारे चांस गंवा के अंत के भरोसे बैठे रहें। शुरुआत में ही निकलिए। प्रशस्त पुण्य पंथ है, बढ़े चलो बढ़े चलो। हिमाद्रि तुंग श्रृंग सी प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। अमर्त्य वीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो। प्रशस्त पुण्य पंथ है, बढ़े चलो बढ़े चलो। जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है। तो रास्ता तो सामने फैला हुआ है, चलने वाले आप हैं, कदम आपके हैं, पैरों में जान आपके हैं, हृदय आपका मजबूत है, आप पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं, तो फिर क्यों नहीं पास होंगे? इसलिए गौरी भैया नहीं बनना है आपको, ये ध्यान रखिए। 12वीं फेल का गौरी भैया आपको नहीं बनना है, आपको सफल होना है। और सफलता अपनी गंवाइए मत, गलत बात है। आप सफल होने के लिए आए हैं, आपने सफल होने के लिए निर्णय लिया है, आपने तय किया है कि आपको सफल होना है, तो सबसे पहला आपका उद्देश्य और लक्ष्य सफल होना है। समाज सेवा, परोपकार थोड़े रुक के करिए, यही मेरा कहना है। एजेंडा और जो नैरेटिव्स हैं, इनके चक्कर में मत आइए। फिल्मों के माध्यम से बहुत से लोग अपने स्वार्थ का साधन करते हैं, और सरकारी नीतियां तो जनता को एंगेज करने के लिए होती हैं, होनी भी चाहिए, क्योंकि जनता एंगेज रहेगी तो बिजी रहेगी, कुछ ज्ञान ही बढ़ेगा। एक IAS PCS में फेल हुआ छात्र भी अयोग्य नहीं होता, उसको इतना ज्ञान हो चुका होता है कि वो अपने बच्चों का भविष्य बना सकता है। तो सरकार की योजना कोई गलत नहीं है, अगर इतने चांस हैं और इतने एज लिमिट है तो गलत नहीं है। इतने साल तक आपने ज्ञान अर्जित किया है, आप अपने बच्चों का, अपनी नई पीढ़ी का भविष्य बना सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं, तो गलत कुछ नहीं है। सेलेक्ट हो गए तो बहुत अच्छा, नहीं सेलेक्ट हो गए तो डिमोरलाइज मत होइए, लेकिन न सेलेक्ट होना अपना उद्देश्य मत रखिए। ये बार बार मत कहिए कि अब ज़्यादा से ज़्यादा यही ना है कि सेलेक्ट नहीं होंगे तो क्या हुआ, ये मत कहिए। सेलेक्ट होना है आपको, जब आपने तैयारी शुरू की है तो सेलेक्ट होना है। लेकिन अगर नहीं हुए तो कोई बात नहीं, फाइनली नहीं हुए, 1-2 बार नहीं हुए तो कोई बात नहीं, दोबारा नए जोश से जुट जाइए और सेलेक्ट हो जाइए। लेकिन अगर फाइनली नहीं हुए तो आप बहुत ज्ञानवान हो चुके हैं, ठीक है ना। और झूठ मत बोलिए कि 1 नंबर से रह गए थे, ये महिमा मंडन गलत होता है। इससे आपका दिमाग जो है उसको गलत संदेश मिलता है, और वो आपके मन को, मस्तिष्क को गलत प्रेरणाएं देता है। थैंक यू।